गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेटर होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए MPSC 001 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। बिकॉज आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपके एग्ज़ाम में आने की चांसेस है, तो आप मतलब कंपेयर कर बेटर स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर जो मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो है विदेश मंत्रालय की संरचना और कार्यों का परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों आंसर्स होंगे, विदेश नीति को निर्धारित करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। क्या है? बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। घरेलू नीति के मामले में उदाहरण के लिए जैसे ये घर से रिलेटेड चीज़ हो गया, प्याज, आलू जैसे किसी वस्तु की कीमत की बढ़ोतरी की जांच करने पर कोई भी यह निर्णय ले सकता है, ना कोई भी डिसीजन ले सकता है कि इन्हें विदेश से खरीद लिया जाए या उनकी कीमतों पर नियंत्रण किया जाए। किंतु विदेश नीति में ज्ञान और उसके व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसका जो होता है सीधा सरल कारण यह है कि विदेश नीति का संबंध किसी भी अन्य देश और देशों से है और उनका व्यवहार भारत के नियंत्रण में नहीं है। भारतीय नीति निर्धारक किसी विशिष्ट मामले में अन्य देश के व्यवहार का अंदाजा ही लगा सकता है। इस प्रकार क्या अब भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए? ये क्वेश्चंस बनता है। देखिए, जब भी कुछ होता है तो लोग का ये थिंकिंग होता है कि बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह बार बार कहा गया है कि बातचीत का अच्छा परिणाम निकलेगा, मतलब अच्छा रिजल्ट निकलेगा। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद रोकने के लिए गंभीरता प्रदर्शित करनी होगी। क्या यह एक ऐसा जुआ है जिससे अच्छा परिणाम निकल सकता है? क्या प्रधानमंत्री का यह कहना सही है कि यह उनका अंतिम प्रयास होगा, या यदि वे सफल नहीं रहे तो वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी वो रिटायरमेंट ले लेंगे? क्या इस प्रकार के वक्तव्य इस्लामाबाद में नीति निर्धारण पर कोई प्रभाव डालने में कामयाब हो पाएगा? यदि पाकिस्तानी नीति निर्धारक यह सोचते हैं कि भारत में अगले चुनाव तक एक और वर्ष इस उम्मीद से इंतजार किया जाए कि शायद कांग्रेस सरकार सत्ता में आ जाए और पाकिस्तान के समक्ष बेहतर शर्त रखे, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं पा सकता। मतलब ये कन्फर्म आंसर्स नहीं है, ये एक लॉजिकली है कि ऐसा होगा, ऐसा सोचेंगे तो ऐसा होगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सरकार में विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA, वह मंत्रालय है जिसे इस प्रकार के प्रश्नों के लिए सही और बुद्धिमत्ता उत्तर देने की अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि विदेश मंत्रालय विदेश संबंधी मामलों के विशेषज्ञ ज्ञान का भंडार होता है। विदेश मंत्री विदेश मंत्रालय का प्रमुख होता है। विदेश मंत्री की नियुक्ति राजनीतिक होती है और वह कैबिनेट का सदस्य होता है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विदेश संबंधी मामलों में निर्णय लेने का विशेषज्ञ ही हो, किंतु मंत्रालय में विशेषज्ञों द्वारा जितने भी प्रस्तुत सभी नीतियाँ और निर्णय लागू किए जाने से पूर्व विदेश मंत्री द्वारा निर्धारित अथवा संशोधित किए जाते हैं। विदेश मंत्री द्वारा निर्धारित कई नीति निर्णयों में कैबिनेट की मंजूरी भी ली जाती है। विदेश मंत्रालय में मुख्यतः भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी विदेश मंत्रालय होते हैं ना, इसमें भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं और ये अधिकारी क्या होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग, इट मीन्स कि UPSC द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुने जाते हैं। विदेश सचिव काफ़ी वरिष्ठ और अनुभवी IFS अधिकारी होता है। वह मंत्रालय का स्थायी अध्यक्ष भी होता है। वह विदेश मंत्री का महत्वपूर्ण सलाहकार होता है। विदेश सचिव की सहायता के लिए 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जिन्हें विदेश सचिव और विदेश सचिव के नाम से जाना जाता है। ओके, विदेश सचिव ईस्ट और विदेश सचिव वेस्ट, यानी पूर्व और पश्चिम के नाम से जाना जाता है। ये अधिकारी सामान्यतः बहुत ही वरिष्ठ होते हैं और इन्हें विदेश मंत्रालय में प्रमुख रूप से काम करने के लिए चुना जाता है। विदेश सचिव की सहायता के लिए 3 अतिरिक्त सचिव भी होते हैं। विदेश मंत्रालय का जो कार्य होता है 24 प्रभागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक प्रभाग का एक प्रमुख, एक संयुक्त सचिव होता है। मंत्रालय में 12 प्रादेशिक प्रभाग हैं, जो कि कनाडा और अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों, खाड़ी के देशों, पूर्वी एशिया जैसे सीमित क्षेत्र से संबंधित कुछ देशों के समूह का कार्य देखते हैं। ओके,
मंत्रालय में नवाचार, विदेश प्रचार, ऐतिहासिक नीति निर्माण और संयुक्त राष्ट्र आदि जैसे 11 प्रकारात्मक प्रयाग भी हैं। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त कार्यों की निपटाने के लिए एक प्रशासनिक प्रभाग भी है। नीति निर्माण को ध्यान में रखते हुए, जितने भी नीति निर्माण होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रभागों के कामकाज के बारे में परिचित होना आवश्यक है। मतलब उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आगे के समय के बारे में सोचने और किसी प्रकार की आकस्मिकता से निपटने या फिर अनुसंधान करने के लिए शुरू में नीति नियोजन अथवा कोई प्रभाग नहीं था। तब केवल ऐतिहासिक प्रभाग था। प्रादेशिक प्रभावों को किसी भी प्रकार की जानकारी आवश्यकता पड़ने पर यह प्रभाग सूचना उपलब्ध कराता था। किंतु अक्टूबर 1962 में चीनी आक्रमण के अनुभव के पश्चात योजना और अनुसंधान प्रभाग स्थापित किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। जब चीनी आक्रमण हुआ तब विदेश मंत्रालय के पास उस क्षेत्र के बारे में भारत के अधिकार के बारे में ज़्यादा सूचना नहीं थी, जिस पर चीन ने विवाद खड़ा किया था। बाद में 1963 में पूर्व एशिया अनुसंधान और संवहन प्रभाग की स्थापना की गई। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रभाग का कार्य क्षेत्र चीन तक ही सीमित था, लेकिन 1965 में विस्तृत आधार वाली योजना अनुसंधान प्रभाग की स्थापना की गई, जिसे सामरिक अनुसंधान प्रभाग के नाम से जाना जाता है। ओके 1966 में इसका नाम बदलकर नीति नियोजन और समीक्षा समिति के साथ नीति नियोजन और समीक्षा प्रभाग रख दिया गया, किंतु कहीं और व्यवस्थित न हो पाने वालों को रखने के लिए इसका वास्तविक इस्तेमाल श्रीमती गांधी और राजीव गांधी द्वारा किया गया था। ओके, इस समय विदेश मंत्रालय में नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग है और योग्य अधिकारी द्वारा नीति बनाने और पूर्वानुमान करना इस प्रभाग का उद्देश्य है। प्रभाग द्वारा अधिकारी को तब तक अपने यहाँ ही रखा जाता है जब तक नियमित तैनात नहीं हो जाते। ओके, विभिन्न विदेशों की राजधानियों में भारतीय दूतावास में IFS अधिकारी को विदेश भेजा जाता है। अन्य कार्यों के अलावा दूतावासों का वास्तविक कार्य विदेशों में विकास संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए सरकारी केंद्र के रूप में काम करता है। दूतावास वह सूचना एकत्र करते हैं जो संभवतः देश में खुले तौर पर उपलब्ध न हो। सूचना एकत्र करने का कार्य एक विशेषीकृत कार्य का रूप ले चुका है। यह आवश्यक नहीं है कि पेशेवर राजनीतिक के रूप में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति सेना अथवा कृषि संबंधी जैसी जानकारियाँ एकत्र करने में उपयुक्त ही हों। इसलिए दूतावासों में कृषि अताशे अथवा मिलिट्री अताशे जैसे अधिकारी भी मिलेंगे जो कि उस देश की कृषि संबंधी प्रगति अथवा मिलिट्री के विकास संबंधी क्षेत्रों की जानकारी एकत्र करने का विशेषीकृत कार्य करते हैं। जहाँ दूतावास विशेष अवस्थित होता है, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देशों में उद्योग, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के अताशे भी होते हैं। इस प्रकार के अताशे भारत की आवश्यकता और जिस देश में दूतावास है उसके उल्लेखनीय महत्व के आधार पर होते हैं। ओके, इसके अलावा जो आपका आंसर्स है कि राजनीतिक व्यक्तियों से खुले तौर पर दूतावास द्वारा सूची एकत्र करने के अतिरिक्त सभी देश अन्य महत्वपूर्ण सूचना पर भी निर्भर करते हैं। यह सूचना देश के प्रतिनिधि द्वारा गोपनीय तौर पर एकत्र की जाती है। इस प्रकार सूचना को आसूचना कहा जाता है। ओके, नीति निर्माण के लिए आसूचना बहुत निर्णायक होती है। हम आमतौर पर समाचार पत्रों में यह पढ़ते हैं कि नीति निर्धारण में जो असफलता होती है, सामान्य जनता या नीति निर्माण उसका कारण आसूचना की असफलता बताते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है 6 मई 1999 को प्रकाश में आने से बहुत समय पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल चोटियों पर कब्जा कर लिया था, तब उसे आसूचना की विफलता माना गया था। विदेश आसूचना एकत्र करने के लिए कैबिनेट सचिवालय की एक विशेष एजेंसी है जिसे अनुसंधान विश्लेषण स्कंध के नाम से जाना जाता है। भारत का यह स्कंध अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के समकक्ष है। आसूचना ब्यूरो आंतरिक आसूचना एकत्र करता है। जब भी नीति निर्माता आसूचना पर आक्षेप करता है तो आसूचना अधिकारी ऐसा अनुभव करते हैं कि वे नीति निर्माताओं की विफलता पर आक्षेप कर रहे हैं और वे स्वयं को बचा नहीं पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप आसूचना अधिकारी एकत्र की गई आसूचना का समुचित विश्लेषण करने के बाद आसूचना उपलब्ध कराने के स्थान पर सारी आसूचना को प्रस्तुत कर देते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण अलग अलग आसूचना एजेंसी बनाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आप लोग का मैंने पूरी आंसर्स कंप्लीट करा दी कि विदेश मंत्रालय की संरचना कैसे होती है और उनका कार्य का परीक्षण कैसे किया जाता है।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार रिपीट करके देख लें तो आंसर्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इतना अगर आंसर्स आप लोग लिखते हैं तो आपका स्कोर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा। ओके दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।